Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. First article नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में है, सेकंड आर्टिकल सिप्री रिपोर्ट के बारे में एंड लास्ट आर्टिकल वीट की प्रोडक्शन से रिलेटेड है. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को हम पढ़ते हैं. देखिए पहले आर्टिकल में अभी रिसेंटली आपको पता होगा इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती. उसके बाद सेलिब्रेशन के दौरान मध्य प्रदेश के अंदर दो ग्रुटों के अंदर आपको क्लैश देखने को मिला. अब जिसके बाद गवर्नमेंट ने यहां पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को इंपोज कर दिया, जो कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट को एक पावर देती है कि वो किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी ट्रायल या फॉर्मल चार्जेस के, ताकि इंश्योर की जा सके पब्लिक ऑर्डर को, नेशनल सिक्योरिटी को एंड फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन कर सके हम अपने नेबरिंग कंट्रीज या फॉरेन कंट्रीज के साथ. तो यहां पे आपको समझना होगा डिटेंशन दो टाइप की होती है, एक होती है प्यूनिटिव, एक होती है प्रिवेंटिव. प्रिवेंटिव डिटेंशन जहां पर एक पर्सन को आप किसी भी तरह के क्राइम कमिट करने से पहले रोकने के लिए अरेस्ट कर रहे हैं. प्यूनिटिव डिटेंशन पर्सन ने क्राइम कमिट कर दिया है और उसके बाद उसे अरेस्ट किया जाता है, उस कैटेगरी में आता है. मतलब अगर किसी ने मर्डर कर दिया है तो उसके बाद अरेस्ट किया गया तो वो प्यूनिटिव डिटेंशन है. प्रिवेंटिव, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो खतरा बन सकता है पब्लिक ऑर्डर के लिए तो उसको अरेस्ट कर लिया गया हो तो वो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन में आ जाता है. तो कहते हैं इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इस एक्ट को 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, इन सभी को मर्ज करके इस 1980 के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को डिजाइन किया गया था. बट अक्सर इसको क्रिटिसाइज किया जाता है इसके मिसयूज की वजह से. अब यहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन में पर्सन को 12 महीने तक आप अरेस्ट करके रख सकते हैं, बट इसके लिए आपको अप्रूवल पीरियोडिकली चाहिएगा एडवाइजरी बोर्ड से. अब इस एडवाइजरी बोर्ड में 3 मेंबर्स रहते हैं जिसमें हाई कोर्ट के एक जज होने जरूरी है. अब यहां पे अगर उन्हें लगता है कि अगर पर्सन को बिना किसी रीजन के गलत अरेस्ट किया गया है तो उसी समय ये रिलीज करने के लिए यहां पे कह सकते हैं. तो मतलब अगर आप नेशनल जो सिक्योरिटी एक्ट है इसको लिमिट करने की बात करें तो आर्टिकल 22 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इसको कहीं ना कहीं लिमिट करता है. अब इसमें जब डिटेंशन की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार की बेल नहीं मिलती है एंड यहां पे 10 दिनों तक उस पर्सन को रीजन भी नहीं बताते कई बार कुछ केसेस में कि क्यों उसे अरेस्ट यहां पे किया गया. वैसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पास डिटेंशन ऑर्डर की पावर है, बट डीएम और कमिश्नर भी इसे इशू कर सकते हैं, बट बाद में उन्हें गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा उन्होंने कुछ किया. तो यहां पे 3 ही ग्राउंड है अगर आप देखें तो, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड एस्पियोनेज, टेररिज्म और एंटी स्टेट एक्टिविटीज. तो इन सभी के केसेस में आप पर्सन को क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर. अब अगर यहां पे बात की जाए प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज कैसे होता है, तो कहते हैं कि देखो इसको बचाने के लिए वैसे तो हमारे पास एक प्रोविजन है कि विद इन 3 मंथ आप पर्सन को एडवाइजरी बोर्ड के सामने लेके जाओगे एंड अगर जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो जुडिशियल रिव्यू भी यहां पे आपका अवेलेबल है. बट अगर यहां पे बात की जाए तो कुछ चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी गिवन है, जैसे आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 2, ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को कि उसे आर्बिट्री कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. आर्टिकल 22 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी ये अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को, बट यहां पे लीगल रिप्रेजेंटेशन को ये कंटेन कर देता है, मतलब उसे अलाउ नहीं करता है. आर्टिकल 22 क्लॉज 4 ये कहता है कि कोई पर्सन आपका डिटेन किया गया तो उसे 3 महीने से ज्यादा आप नहीं कर सकते, अगर 3 महीने से फर्दर अरेस्ट करना है तो एडवाइजरी बोर्ड की रिक्वायरमेंट है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है. देन आर्टिकल 22 क्लॉज 5 जो है रीजन को कम्युनिकेट करने की बात करता है एज सुन एज पॉसिबल. यहां पर टाइमलाइन नहीं है तो इस वजह से कई बार इस प्रोविजन का मिसयूज किया जाता है. एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 6 ये अथॉरिटी, अगर मान लीजिए कि जो भी गवर्नमेंट ने जिसको भी अरेस्ट किया तो कहते हैं कि भाई यहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या रीजन था, कि कैसे वो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक प्रॉब्लम है. तो कहते हैं यहां पे
हमेशा से ही इसको क्रिटिसाइज इसके मिसयूज के लिए है कि भाई डिस्कंटेंट को कहीं ना कहीं रोकने के लिए, दबाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। सेवरल केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया, जहां पर पॉलिटिकल ओपोनेंट, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के अगेंस्ट इसे यूज किया गया। फिर कहते हैं फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 21 के अंडर गिवन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये उसको कंटेन करता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट, उसको भी कंटेन करने की बात करता है। अब इसमें डिटेंशन के बाद इमीडिएटली रीजंस नहीं दिए जाते, तो ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है एंड कन्विक्शन रेट बहुत कम रहता है। तो इन शॉर्ट इसके इसी क्रिटिसिज्म के कारण अक्सर हम कहते हैं कि इस लॉ को रिपील कर देने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की प्रिवेंटिव डिटेंशन कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इरोड करती है। आइए अब बात करते हैं आर्म्स एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है आफ्टर यूक्रेन। इंडिया के अगर आर्म्स इंपोर्ट की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर अभी भी रशिया है, ऑल्दो रशिया का जो शेयर है पहले की तुलना में डिक्रीज हुआ है। एंड ओवरऑल अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का इंपोर्ट का शेयर भी ग्लोबल शेयर का डिक्लाइन किया है, बट स्टिल एक लार्ज प्रोपोर्शन अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका प्रोवाइड करता है। एंड इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि क्या ग्लोबल ट्रेंड्स है आर्म्स के, एंड क्या सप्लायर कंट्रीज हैं, और किस तरह से आर्म्स ट्रेड आपकी ग्लोबली शिफ्ट कर रही है, ताकि पॉलिसी मेकर्स को एक इंसाइट मिल सके। अब यहां पे अगर बात की जाए तो इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर रहे रशिया, फॉलोड बाय फ्रांस, इजराइल एंड यूएसए। अब यहां इन दोनों का, इजराइल और यूएसए का शेयर पहले की तुलना में इंक्रीज हो रहा है। अब हम एक ग्लोबल शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हम एक कंट्री के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की बजाय, एक कंट्री के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को बनाए रखने की बजाय हम दूसरी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करना चाहते हैं। तो जहां पर एक समय आप ये देखते हो कि हम रशिया से ऑलमोस्ट 55% हथियारों को इंपोर्ट करते थे, अब ये घट के 36% रह गया। तो कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन के भी एफर्ट्स चल रहे हैं, बल्कि जो यूएस के सैंक्शन लगे हुए रशिया, उसका भी इस पे इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन का जो आर्म इंपोर्ट है वो 100 फोल्ड इंक्रीज किया, जहां पर यूएस, जर्मनी, पोलैंड इसके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। एंड यहां पे अगर बात किया जाए तो यूएस कहीं ना कहीं वर्ल्ड के आर्म्स एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर है, फॉलोड बाय फ्रांस एंड देन रशिया। रशिया का एक्सपोर्ट आपका ऑलमोस्ट वेस्टर्न सैंक्शन के कारण 64% से डिक्रीज किया, वेयर एज पाकिस्तान का इंपोर्ट 61% से इंक्रीज हुआ है। हाँ, इसमें ज्यादातर वेपन्स चाइना से आ रहे हैं, ये बात सच है। इंडिया की अगर हम बात करें तो फ्रांस से हमारा इंपोर्ट कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे रीजन ये भी है कि रफेल, स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो है और फ्यूचर जो डील्स हमारी चल रही है, इसकी वजह से आपको थोड़ा एक सर्ज देखने को मिल रहा है। ग्लोबल टॉप 10 कंट्रीज जो हथियार इंपोर्ट करती है, चाइना उससे बाहर हो चुका है। इसका मतलब यह है कि चाइना अब इंपोर्ट कम कर रहा है, और इसमें रीजन है उनकी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी का इनहांस होना। तो फिलहाल ये टॉप 10 कंट्रीज है, इसमें इंडिया तक आप याद रखना, बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब यहां पे आप ये मान के चलो कि इंडिया अभी भी एक मेजर प्लेयर है जो इंपोर्ट करता है। डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटीज को हमें इनहांस करने की जरूरत है, एंड कहीं ना कहीं हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जैसे फ्रांस हमारा एक की पार्टनर बना है, तो यूएस और इजराइल के साथ भी हम फ्यूचर अपनी डील्स को कहीं ना कहीं किस तरह से देखते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को हम प्रमोट कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। आइए अब बात करते हैं वीट की आउटपुट की। इस बार वीट की आउटपुट 2% से इंक्रीज करके रफली 113 मिलियन टन रहने वाली है। कहते हैं इससे इन्फ्लेशन के अंदर आपको राहत मिलेगी, एंड प्लस फूड सिक्योरिटी आपकी इनहैंस होगी। तो यहां पे ऑलमोस्ट 31 मिलियन टन आपकी राबी क्रॉप का कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो प्रोक्योरमेंट भी करेगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया की फूड प्रोडक्शन जो है, खासकर वीट की, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अब अच्छी बारिश होना, प्लस इस साल आपके फेवरेबल वेदर मिलना, इसकी वजह से और फार्मिंग प्रैक्टिसेस अच्छी होने की वजह से यील्ड इंप्रूव हो रही है। सबसे ज्यादा अच्छी यील्ड रहेगी उत्तर प्रदेश में, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओवरऑल बात की जाए तो गवर्नमेंट अपने पिछले साल की तुलना में ऑलमोस्ट 5 मिलियन टन
ज़्यादा गेहूँ कहीं ना कहीं प्रोक्योर करेगी। एंड इसके साथ साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी आपको 150 रुपये यानी 150 रुपीज़ पर क्विंटल इंक्रीज देखने को मिला था। तो कहते हैं कि भाई राइजिंग व्हीट प्राइस और इन्फ्लेशन का जो कंसर्न था सीपीआई में, आप उसको कुछ हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो पाओगे। ओवरऑल पैडी के बाद ये लार्जेस्ट क्रॉप है जो इंडिया के अंदर कल्टीवेट की जाती है पर एरिया के हिसाब से। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल्स पसंद आए हो। अगर आर्टिकल पसंद आया हो तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। धन्यवाद।